नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो के बीच में आप सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। जिस व्यक्ति का कमेंट बॉक्स में दिया हुआ प्रश्न का जवाब यदि सही होता है और वेरिफिकेशन करने के पश्चात मेरे को लगता है कि उनके प्रश्न का जो उत्तर है वो 100% सही है, उस व्यक्ति का मैं नाम अगले दिन चैनल पर लेता हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले दिनों आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना परसेंट है। पहला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा 2.42%। दूसरा मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व की जनसंख्या में भारत का योगदान कितना है, उसमें 17.5%। इन सारे प्रश्नों का जवाब, इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब मेरे जो महत्वाकांक्षी चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनका नाम अभिरंजन कुमार, उदय कुमार और चंदन कुमार, इन सभी लोगों ने दिया। तो आप सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, पहली बात। दूसरी बात, आप कभी भी ऐसे डेटा का, ऐसे फैक्ट का, ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल यदि आप बीपीएससी का या फिर यूपीएससी के आंसर राइटिंग में, जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है उसके आंसर राइटिंग में यदि आप डेटा का प्रयोग करते हैं तो वहां रैंक बढ़ने की उम्मीद ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर आपको एसडीएम, डीएसपी या फिर अन्य मतलब कि आईएएस या फिर आईपीएस लेवल का यदि रैंकिंग अच्छा चाहिए तो वहां पर डेटा का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए। और डेटा के साथ साथ यदि आप उसका एनालिसिस करते हैं तो बहुत बेहतरीन होता है। जैसे कि एनालिसिस के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि यदि कोई जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आता है और यदि कोई मानव संसाधन से प्रश्न आता है, तो जो जनसंख्या से प्रश्न आता है यदि आप उसमें लिखते हैं कि विश्व के समस्त जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जहां विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल है, तो मतलब कि जो क्षेत्रफल है वो कम है और जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। और सीमित संसाधन है तो सीमित संसाधन पर जो जनसंख्या है वो अनंत है। इसको यदि कोरिलेट करके आप प्रश्न का उत्तर यदि लिखते हैं आंसर राइटिंग में, तो वहां पर आपका रैंकिंग में इंप्रूवमेंट यानी सुधार होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला करंट अफेयर का प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने चक्रवात को पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की। ऑप्शन ए ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, ऑप्शन बी साइक्लोन टेक्निक, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। जी हाँ, अभी आईआईटी खड़गपुर जो है, तो ये जो आईआईटी खड़गपुर है इसको ध्यान में रखिएगा। और ये किसके लिए है? चक्रवात के लिए है। और इस टेक्निक का नाम क्या है? ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। यानी कभी कभी जो परीक्षा होता है उसमें प्रश्न को उल्टा कर देता है। जैसे ये लिख देगा कि जो ईयरली साइक्लोन टेक्निक मतलब कि डिटेक्शन टेक्निक है, इसको किस संस्था ने निकाला है, तो उसमें लिख दे आईआईएम मद्रास लिख देगा, आईआईटी खड़गपुर लिख देगा, आईआईटी रुड़की देगा। ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। या फिर ऐसे भी प्रश्न पलट कर सकता है कि जो ईयरली जो साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक है ये किस मतलब की आया हुआ है, तो ड्रॉट के लिए है, साइक्लोन के लिए है, थंडरस्टॉर्म के लिए है, या नन ऑफ दिस ऐसे दे देगा। तो हर एंगल से आपको रेडी होना पड़ता है। एक प्रश्न को आप प्रत्येक एंगल से उसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे तो आपका डेफिनेटली कि कोई ना कोई एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका मतलब कि पहला का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में, विश्व बैंक ने डैश देश के एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $1 के सहायता कार्यक्रम की मंजूरी दी। तो विश्व बैंक ने ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी ए तथा सी। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा ए तथा सी। जी हाँ, ये किस देश को मिलेगा, तो मैं इसमें आपका फिल एंड ब्लैंक से इसमें आपको मैं डाल दे रहा हूँ। उस देश का नाम है और भारत। तो भारत, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। और कितने डॉलर दिया जाएगा, तो ये $50 करोड़, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसलिए ए और सी किस में ऑप्शन में है, तो डी में है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मतलब कि डी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एमएसएमई होता है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसको मतलब कि वित्त मंत्रालय जो होता है उससे ज्यादा जोड़कर देखा जाता है और सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला ये क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी रायमोना फॉरेस्ट, ऑप्शन सी दिहिंग पटकाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 7वां है उसका नाम है उसका नाम है ऑप्शन सी हो जाएगा दिहिंग पटकाई। जी हाँ, दिहिंग पटकाई जो है वो 7वां है। और जो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो मैंने पिछले में बताया है, इसका स्थान जो है वो 6ठा है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका स्थान क्या है? इसका स्थान है 6ठा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिष्ठित ग्रेनप्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता? प्रतिष्ठित ग्रेनप्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता? ऑप्शन है संजीव कोहली, ऑप्शन बी संजय खेर, ऑप्शन
सी डॉक्टर चारू खोसला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका डॉक्टर चारू खोसला। चलते हैं अगले प्रश्न में। पांचवा, फेसबुक ने लॉ स्टूडेंट के लिए क्या लॉन्च किया? फेसबुक ने लॉ स्टूडेंट के लिए क्या लॉन्च किया? ऑप्शन ए टेक स्कॉलरी प्रोग्राम, ऑप्शन बी टेक विज्ञान, ऑप्शन सी टेक शिक्षा, ऑप्शन डी टेक पढ़ाई। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा टेक स्कॉलरी प्रोग्राम। जी हाँ, टेक स्कॉलरी प्रोग्राम हाल ही में फेसबुक के द्वारा और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉ स्टूडेंट, जो कानून के स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है EIU द्वारा जारी 2021 का सबसे योग्य शहर जहां निवास किया जा सके। ऑप्शन ए ऑकलैंड, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी एडिलेड, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑकलैंड। ये नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर कौन है? ऑकलैंड है। नंबर 2 पर कौन है? ओसाका है। और नंबर 3 यानी इस पर है एडिलेड। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। EIU का फुल फॉर्म हो जाएगा द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और इसके द्वारा सबसे योग्य शहर कहने का मतलब कि उस शहर में यदि आप बसते हैं, वहां पर जाते हैं, तो वहां पर जो बुनियादी सुख सुविधाएं होती है, उसके अलावा लग्जरियस लाइफ भी वहां पर आप सही तरीके से जी पाएंगे। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, साथ ही साथ आपका वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे योग्य शहर की श्रेणी में सबसे मतलब नंबर 1 विश्व में किसको चुना गया है? वो ऑकलैंड को चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए MIT, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IISc बेंगलुरु। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा MIT। MIT का फुल फॉर्म में बता दूं, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये मतलब कि कंटिन्यू ये लगातार टॉप पर ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये हावी है। उसमें भारत का टॉप मतलब कि टोटल मिलाकर जितने भी संस्थान है वर्ल्ड में, वो 400 संस्थान को उसमें सिलेक्ट किया गया है। 400 संस्थान में भारत का टॉप 200 में 3 संस्थान उसमें शामिल है। पहला का नाम है IIT बॉम्बे, जिसका स्थान 172वां है। उसके बाद आपका ये IIT दिल्ली और उसके बाद उसमें IISc बेंगलुरु उसमें शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। MIT जो है नंबर 1 संस्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात सरकार ने संपत्ति कर माफ कर दिया है। ध्यान देखिए, संपत्ति कर माफ कर दिया। यह किस पर लागू होगा? मतलब कि जो संपत्ति कर गुजरात सरकार के द्वारा माफ किया गया है, आखिर कहां कहां पर वो संपत्ति कर माफ होगा? ऑप्शन ए सिनेमा घर, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन सी व्यायामशाला, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सही हो जाएगा। जैसे कि सिनेमा घर में भी होगा ये संपत्ति कर माफ होगा, मल्टीप्लेक्स में भी होगा और साथ ही साथ व्यायामशाला यानी जिम में भी होगा। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त सही, यानी तीनों हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नांगगोम डिगंगो सिंह, ध्यान दीजिएगा नाम थोड़ा टेढ़ा है। नांगगोम डिगंगो सिंह का निधन हुआ। वे थे ऑप्शन ए मुक्केबाज, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन सी टेनिस खिलाड़ी, ऑप्शन डी क्रिकेटर। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा मुक्केबाज। जी हाँ, ये ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्केबाज। नांगगोम डिगंगो सिंह का निधन हुआ, वो क्या थे? वो मुक्केबाज थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिसका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि आप मतलब बच्चा को आप श्रम नहीं करा सकते हैं। तो ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 1 जून और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जून हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण और 1 जून को विश्व दूध दिवस। तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो के बीच में आप सभी लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो आज का मेरा ये जो पहला मतलब कि जो प्रश्न होगा, वो प्रश्न ये होगा कि आप मेरे को ये बताने का प्रयास करें कि जो भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत के क्षेत्रफल को यदि हम 100% मान लेते हैं, तो 100% क्षेत्रफल पर कितना परसेंट वन होना अनिवार्य है, कितना परसेंट फॉरेस्ट होना अनिवार्य है। यानी भारत का क्षेत्रफल जितना है उस पर कितना परसेंट वन होना अनिवार्य है। आप मेरे को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला। और दूसरा क्वेश्चन एक और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 2011 जनगणना है, तो 2011 जनगणना के अनुसार आप मेरे को ये बताएंगे कि 2011 जनगणना ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2011 जनगणना आता है, और 2011 जनगणना के अनुसार जो भारत है उसका सेक्स रेशियो लिंगानुपात
क्या है? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपोल ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए हेतु किस नाम से वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो जो वैश्विक डेटाबेस है उसको हम लोग देखेंगे और इंटरपोल जो है की पॉइंट है। तो इंटरपोल और डीएनए जैसे कि ये जो है बायोलॉजिकल वर्ड है, डायराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है। और इंटरपोल जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, जैसे कि किसी मतलब कि देश का स्टेट का अलग अलग पुलिस संगठन होता है, तो जो इंटरपोल है ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। और मतलब कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जिनका नाम किरण बेदी है, वे भी इसमें काम कर चुके हैं। तो इंटरपोल ने सबसे पहले मतलब किसको लेकर डीएनए के माध्यम से वैश्विक एक डेटाबेस लॉन्च किया है। ऑप्शन ए ई फैमिला, ऑप्शन बी ई फैमिली, ऑप्शन सी आई जो होगा पेरेंट्स, ऑप्शन डी आई फॉर फादर्स। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आई फैमिला। जी हाँ, ई फैमिला नहीं बल्कि आई फैमिला इसको बोलेंगे और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आई फैमिला। और इस आई फैमिला के माध्यम से जो भी पेरेंट्स होंगे उनके डीएनए को टेस्ट करने के बाद उससे जानकारी लिया जा सकता है। इससे ये होता है कि जो मिसिंग लोग हैं, भूल जा रहे हैं, उनको भी, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग शामिल है, साथ ही साथ उनका इस्तेमाल इकोनॉमिकल के लिए किया जा सकता है, उनके लाभ के लिए किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह से, लेकिन इंटरपोल का मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी जो आतंकवादी संगठन या फिर कोई भी अपराधी है एक देश से दूसरे देश में चला जाता है तो उसको इसके माध्यम से क्या किया जा सके, पकड़ा जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, स्वदेशी निर्मित ALH, MK और III हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, किसने विकसित की? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वदेशी निर्मित ALH, MK, III हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, किसने विकसित की? ऑप्शन इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी NTPC, ऑप्शन डी HAL हॉल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब होता है हिंदुस्तान, ए से हो जाएगा हिंदुस्तान, ए से हो जाएगा एरोनॉटिक्स और एल से हो जाएगा लिमिटेड, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सी का हो जाएगा एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम लोग आईएलओ के माध्यम से जानते हैं और इसकी स्थापना 1919 में हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तहत 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर, जी हाँ, ग्लोबल जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट है कितने परसेंट होगा? ऑप्शन ए 6.7%, ऑप्शन बी 7.7%, ऑप्शन सी 5.7%, ऑप्शन डी 8.7%। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5.7%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द लवर बॉय ऑफ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द लवर बॉय ऑफ बौलापुर नामक पुस्तक के लेखक, ऑप्शन ए राहुल सक्सेना, ऑप्शन बी राहुल पंडिता, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राहुल पंडिता। जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। और कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा पूछ दिया जाता है और अक्सर बीपीएससी के प्रश्न भी मतलब कि पूछा गया था, कुछ क्रिकेटर से संबंधित और उनके राइटर, उसके उन किताब के लेखक कौन है, ऐसे से आ जाता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलते हैं इसमें देखेंगे 15वां प्रश्न है, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कौन बने? ऑप्शन ए एंटोनियो गुतेरस, ऑप्शन बी हेब्रोस, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन डी जो बाइडेन। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एंटोनियो गुतेरस। जी हाँ, एंटोनियो गुतेरस पहले से ही थे और इनको पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में इनको ये किया गया। और ये जो एंटोनियो गुतेरस है, इसे बीपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये मैंने इसको देखा है, क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हेब्रोसस डब्ल्यूएचओ के हेड है, जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और जो व्लादिमीर पुतिन है ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइनमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट, जी हाँ, टाइनमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट नामक पुस्तक के लेखक, ऑप्शन ए विजय गोखले, ऑप्शन बी एस चंद्रमुखी, ऑप्शन सी नम्रता सिंह, ऑप्शन डी विजय गोयल। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विजय गोखले। जी हाँ, विजय गोखले इस मतलब की किताब को लिखे हैं जिसका नाम टाइनमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये किसानों के हित में है, को प्रारंभ करने वाला राज्य, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा
मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की स्टार्ट की गई है। और इसके माध्यम से जो मुख्यमंत्री हैं, जो किसान हैं, वो सभी लोग मिलकर, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि हैं, ब्यूरोक्रेट है, वो सभी लोग मिलने के साथ ही साथ वो ये ध्यान देंगे कि जो किसान हैं उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार किया जाए। और जब आप किसी व्यक्ति के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं तो उस व्यक्ति आपके साथ एकदम फ्रेंडशिप की तरह मिलेगा और हर चीजों को बारीकी से समझेगा, ताकि नेशनल और उस व्यक्ति के पर्सनालिटी में भी विकास किया जा सके और साथ ही साथ देश के उत्पादन जो कि किसान के द्वारा किया जाता है उसको भी अन्न उत्पादन ज्यादा किया जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूपी के हाई कोर्ट, जी हाँ, यूपी हाई कोर्ट यानी जो आप जानते हैं उच्च न्यायालय कहा जाता है, कि नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। ऑप्शन ए टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन बी बोबड़े, ऑप्शन सी जस्टिस संजय यादव, ऑप्शन डी शशि भूषण। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिस संजय यादव। जी हाँ, जस्टिस संजय यादव को हाल ही में यूपी के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन इमैनुअल कोयरल, ऑप्शन बी जॉनसन केरी, ऑप्शन सी डेविड डेव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इमैनुअल केरेर। जी हाँ, इमैनुअल केरेर को हाल ही में स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। साहित्य यानी लिटरेचर। अगले प्रश्न में चलते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जी हाँ, ओवरसीज डेवलपमेंट यानी जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं ODI। जी हाँ, ODI जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसे ODI की फुल फॉर्म ये भी होता है क्रिकेट की भाषा में, वन डे इंटरनेशनल, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर ODI का फुल फॉर्म हो जाएगा ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और इसके द्वारा एक हाल ही में रिपोर्ट निकाला गया है क्लाइमेट चेंज पर इंडिया के संदर्भ में, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आपका जो वीडियो होगा थोड़ा वो लंबा होगा और दिन प्रतिदिन आप अपने पास में नोटबुक हमेशा साथ रखें, उसमें नोट करते रहें, अपने मित्रों के साथ डिस्कशन करते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का इसके माध्यम से धीरे धीरे मतलब कि जीएस के साथ साथ अन्य चीजों गतिविधियों में भी, और मैं अपने चैनल पर अलग प्रकार की वीडियो के लिए डे टू डे मेहनत कर रहा हूं और कुछ ही दिनों में कुछ अलग प्रकार की वीडियो आएगी। तो आप सभी लोगों को मतलब कि इतना सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के रूप में, कमेंट के रूप में, शेयर के रूप में, अन्य किसी भी गतिविधियों में आपको सपोर्ट, मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम।